हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, वहाँ पे जो जीवन के निर्वाह किस प्रकार से किया जाता था, कृषि के कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि चहुंदड़ो कहाँ लोकेट है, इंडिया में है या पाकिस्तान में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि चहुंदड़ो है वो यहाँ लोकेट है। ये जो ये वाला पॉइंट है, ये चहुंदड़ो है, ये पाकिस्तान में है। और इससे आगे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। इसमें भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि नालियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, निचला क्षेत्र था, दुर्ग था और गृह स्थापत्य था। और इसके अलावा भी हमने 5-6 पॉइंट्स और पढ़े थे, जैसे कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स थे, एक तो शवाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज। इसके बाद में हमने जो 5th पॉइंट पढ़ा था वो था शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, और इसके जो केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, उसका किस प्रकार से पता लगाया जाता था, ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियाँ। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि एक स्थान पर हर एक वस्तु मिल जाना संभव तो नहीं हो सकता है। मतलब कोई एक स्थान है, उस पर थोड़ी बहुत चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर के क्षेत्रों से हमें लानी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। इसी तरह से हड़प्पा के जो स्थानीय क्षेत्र थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उन्हें कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ती थी या लानी पड़ती थी, या वहाँ पे जाकर लाना पड़ता था। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के पत्थर हो गए, या फिर कोई और कीमती चीज़ हो गई, जैसे कि कार्निलियम हो गया, सिलखड़ी हो गई, तांबा हो गया। ये सारी चीज़ें कई स्थानों पर क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध नहीं थी, उन्हें कहीं जाकर या फिर मंगवाना पड़ता था उसे। इसी प्रकार से यहाँ पे मिट्टी की बैलगाड़ी बनी हुई मिली है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे कि आज के टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते, जिसमें बस वगैरह, कार वगैरह, जीप, ट्रक, ये वाली सारी चीज़ें आती है। मतलब आज के टाइम में हम इसका परिवहन के रूप में यूज़ करते हैं, उसके जो छोटे से प्रारूप को से बच्चे उसको खेलते हैं। इसी टाइप से अगर हम जो हड़प्पा के टाइम में देखें तो उस टाइम में भी शायद ऐसा ही होता होगा कि जिन चीज़ों का लोग अपने जीवन में यूज़ करते थे, उन्हीं के छोटे से प्रारूप बच्चों को बनाकर दे देते थे और बच्चे उन प्रारूप से खेलने लग जाते थे। इसी टाइप से यहाँ पे एक बैलगाड़ी मिली है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे बैलगाड़ी का यूज़ होता था, परिवहन के साधन में वो इसका यूज़ करते थे, सामान को भी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नागेश्वर और बालाकोट है, ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे शंख आसानी से पाया जाता है। तो अब जिन लोगों को शंख चाहिए था वो नागेश्वर और बालाकोट जैसे स्थान पर आकर रहने लगते थे और वहाँ पे अपनी बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे। इसी तरह से जो अफ्रीका है, वहाँ पे शेरतुगई है, वहाँ पे एक प्रकार का नीले रंग का पत्थर है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और जिसे लार्जवर्द मणि के नाम से भी जाना जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए लोग वहाँ पे गए और उस स्थानों पर वहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ बना ली। इसी टाइप से बहुत सारे स्थान एक किसी विशेष चीज़ के लिए जाने जाते थे, वहाँ पे वो विशेष चीज़ पाई जाती थी, लोग वहाँ पर गए, उन्होंने उन चीज़ों को देखा, कुछ ऐसी टाइप से वहाँ पे कुछ लोग रहने भी लग गए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान के खेतड़ी में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन जो खेतड़ी में जो भी साक्ष्य मिले है उसे पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्कृति का क्या अर्थ होता है, लास्ट वीडियो में बताया था।
तो अब इन्होंने एक नई संस्कृति का नाम दिया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब क्यों दिया, इसके पीछे ये कारण था कि जो हड़प्पा के क्षेत्र में जो भी मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और जो खेतड़ी वाले स्थान पर मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उनमें कुछ भिन्नताएं पाई गई, उसमें कुछ असमानताएं पाई गई है, जिस कारण से उन्होंने सोचा कि ये हड़प्पा वाली तो अलग सभ्यता थी और खेतड़ी वाली अलग सभ्यता थी। खेतड़ी वाली सभ्यता को उन्होंने क्या नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया उन्होंने। और उन्होंने ये सोचा, यानी पुरातत्वविदों ने ये सोचा कि जो हड़प्पा के लोग हैं वहाँ पे तांबा उपलब्ध नहीं था, इस कारण से वो खेतड़ी के निवासियों से तांबा लिया करते थे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब जैसे अगर हम देखें जो ओमान है ये कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस कारण से पता लगता है कि ओमान से भी यहाँ पे तांबा मंगवाया जाता था, क्योंकि जो हड़प्पा में तांबा पाया गया है, तांबे की जितनी भी चीज़ें पाई गई है उसमें निकल का जो अंश पाया गया है वही अंश ओमान के से मिले तांबे में भी पाया गया। इस कारण से ये भी सोचा गया है कि जो ओमान है वहाँ से हड़प्पा में तांबा ले जाया जाता था। और कुछ ऐसी हड़प्पाई चीज़ें भी ओमान में मिली, जैसे कि यहाँ पे इमेज दी गई है, ये हड़प्पाई मर्तबान है। अब ये जो मर्तबान है ये मिला है ओमान में और इस पे काली मिट्टी का परत चढ़ाई हुई है, काली मिट्टी का लेप किया गया है। और ये इस पे परत इसलिए चढ़ाई गई है क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड चीज़ डालें तो उसके बाद में वो इससे लीक ना करे, इस कारण से इस पे काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है। और ये हड़प्पाई मृतबान है, लेकिन ये मिला कहाँ है, ओमान में। तो जो पुरातत्वविद है वो ये सोच रही हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे तो वो इस बर्तन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते थे और ओमान भेज दिया करते थे, और फिर ओमान के लोग इसके बदले में क्या दिया करते थे, हड़प्पा के लोगों को तांबा दिया करते थे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जिससे ये लगता है कि इनका जो व्यापार था वो दूर दूर तक स्थित था। जैसे कि जो मेसोपोटामिया में मगान शब्द का प्रयोग किया गया है जो शायद ओमान के लिए यूज़ किया होगा। और जो मेसोपोटामिया में तांबा पाया गया है उसमें जो भी निकल का अंश है वही निकल का अंश ओमान के तांबे में है और वैसा ही निकल का अंश जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पाया गया। इस कारण से ये सोचते हैं कि इनका दूर दूर तक संपर्क था और इनकी जो परिवहन सुविधा द्वारा ये वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मोहरे, लिपि तथा बाट। तो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोहरे और मुद्रांकन। अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, कोई वस्तु है उसे मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है। अब मैं किसी थैले में उस वस्तु को डालकर भेज दूँगी, लेकिन बीच में जो मैंने थैले में गांठ मारी है वो रास्ते में किसी व्यक्ति ने देखा हो सकता है, किसी व्यक्ति ने उसमें से कोई चीज़ निकाली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सुरक्षा के लिए कि उसमें से उस थैले में कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इस कारण से वहाँ के लोग क्या करते थे, जो थैले का मुंह होता था यहाँ पे जहाँ पर गांठ मारी जाती थी वहाँ पे गीली मिट्टी लगा दिया करते थे, और गीली मिट्टी लगाने के बाद में उस पर जो मोहर है उसे दबा दिया करते थे। दबाने के बाद में मोहर का जो निशान होता है, मोहर में जो भी चिन्ह अंकित किए गए हैं, जो जिसकी भी तस्वीर बनी हुई है वो उस मिट्टी पे छप जाती थी। और जहाँ से उसे भी जाना होता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब भी उसको ले जाया जाता था, अगर वो सुरक्षित पहुँचे, यानी कि वो जो मोहर का जो निशान है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ से किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं किया, उसमें से कोई भी सामान निकाला नहीं गया है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होगी तो पता लग जाएगा कि उसमें से सामान निकाला गया। और साथ में इसका एक और फ़ायदा होता था कि जो गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और फिर मोहर से उसे दबा दिया जाता था, जो चिन्ह वगैरह लग जाता था, इससे फ़ायदा ये भी होता था कि भेजने वाले के बारे में भी जानकारी मिल जाती थी कि किसने भेजा है वो। अब ये जो मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ वे इसी में ही है। अब जैसे कोई थैली है, थैली के जो गांठ मारी है वहाँ पे मतलब गीली मिट्टी लगाई हुई है और उसके बाद में यहाँ पे 2 मोहरे की छाप भी लगाई हुई है, जिससे पता चल जाता है कि इन चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और साथ ही साथ में कहाँ से आई है ये भी पता लग जाता है।
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही है, एक रहस्यमय लिपि। अब जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जो भी साक्ष्य मिली हैं, जो भी अभिलेख मिले हैं, मोहरों पर जो लिखा हुआ है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इस कारण से जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक जानना बाकी है, और बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। इसका कारण क्या है कि हम हड़प्पाई लिपि को अभी तक जान नहीं पाए हैं, हड़प्पाई लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इससे जो ये लिपि है इसको देखने से हमें कुछ कुछ साक्ष्य मिल गए हैं, जैसे कि ये जो लिपि है ये वर्णमालीय लिपि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एक स्वर के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है, कोई विशेष साइन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैंने आई लिखना है इंग्लिश में तो उसके लिए एक साइन बना हुआ है कि इस टाइप से आई लिखा जाएगा। अगर मैंने आइस लिखना है तो आई फिर सी फिर ई फिर आइस इस टाइप से लिखा जाएगा। कुल मिला के इंग्लिश में कितने हैं, ये अल्फ़ाबेट 26 है, सॉरी ये जो लेटर है वो टोटल 26 है। इसी टाइप से अगर हम हिंदी में वर्णमाला में देखें तो उसमें भी हर एक वर्ण के लिए, हर एक व्यंजन के लिए, स्वर के लिए एक अलग साइन बनाया जाता है। जैसे कि एस स्वर है तो उसे लिखने का एक साइन बनाया गया है कि ये इस टाइप से लिखा जाएगा, तो हमें पता लग जाता है। लेकिन अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो हड़प्पाई लिपि है उसमें इस प्रकार की वर्णमालीय लिपि नहीं है वो, यानी उसमें किसी विशेष स्वर, किसी विशेष व्यंजन के लिए कोई एक साइन नहीं है। अब ये कैसे पता चला? ये इस टाइप से पता चला क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं, मतलब चिन्हों की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 है। मतलब हर एक शब्द के लिए हर एक साइन अलग अलग होता है। मतलब किसी एक साइन का मतलब कुछ और है और दूसरे ही साइन का मतलब कुछ और शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। और इसके बारे में एक और जानकारी मिली है कि ये जो लिपि है ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब ये कैसे मिली है जानकारी? मतलब स्टार्टिंग में जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हिंदी लिखते हैं, ये कोई पेज है। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते 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 जब हम यहाँ जाएंगे हमारे पास स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। इस कारण से हम कई बार भीड़ा भीड़ा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे भीड़ा भीड़ा है मतलब वहाँ उधर वाली साइड लिपी जा रही है, और जहाँ पे खुला खुला लिखा है हमने यानी आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है और इस वाली साइड से स्टार्ट हो गया। इसी टाइप से पुरातत्वविदों ने ये पता लगाया है कि ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं की ओर मतलब जो शब्द है जो भी ये यूज़ करते थे उसमें अंतराल पाया गया है, लेकिन जो बाईं ओर है, बाईं ओर वहाँ पे भीड़ा भीड़ा लिखा गया। इस कारण से सोचा होगा उन्होंने कि स्पेस थोड़ा कम रह गया, इसलिए भीड़ा भीड़ा लिख देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें मिल गई है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बाट। जो बाट होते हैं वो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते हैं और इस पर किसी प्रकार का निशान भी नहीं होता, और ये इनकी जो शेप होती है वो होती है घनाकार शेप। अब ये इसकी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये जो है यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये है बाट। ये चर्ट नाम के पत्थर से बनाई जाती है और ये घनाकार शेप की होती है। इस पे किसी प्रकार का साइन नहीं होता है। और जो छोटे बाट होते हैं वो आभूषण या फिर मनकों को तोलने के लिए यूज़ किए जाते होंगे, और जो बड़े बाट है वो किसी और चीज़ को तोलने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे बाट आभूषण और मनकों को तोलने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। और यहाँ पे कुछ धातु से बने हुए तराजू के पल्ले भी मिले जो नाप वगैरह के लिए यूज़ में लिए जाते होंगे। फिर उसके बाद में आता है प्राचीन सत्ता। अब यहाँ पे हमने देखा, हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पाई समाज है वो एक जटिल फैसले लिया करती थी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा का क्षेत्र है वो हमने देखा कि कितना बड़ा क्षेत्र है। वो इंडिया के भी कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है, पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है और अफ़गानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इतने बड़े क्षेत्र में जो ईंट है, ईंट में जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उनका अनुपात क्या है, सेम है। और साथ ही साथ में सभी में ये जो मोहरें हैं वो सेम पाई गई है, बाटें पाए गए हैं और मृत भांड भी है वो सेम पाए गए हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं यहाँ पे जटिल फैसले लिए जाते थे।
और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसी में ही लिखा हुआ है, प्रसाद तथा शासक। अब जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रासाद का नाम दिया गया है, और साथ ही साथ एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं लगाया गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हड़प्पाई लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, लेकिन फिर भी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसे पढ़ा जा चुका है। इस कारण से हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन जो हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि है उसे नहीं पढ़ा जा चुका है। इस कारण से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेना अभी बाकी है। और इसके बारे में अभी ये भी नहीं पता लग चुका है कि जो अनुष्ठान है वो जो राजनीतिक सत्ता में होते थे वो ही करते थे या फिर सारे लोग किया करते थे। और साथ ही साथ इस पे शासकों पे भी बहस है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी शासक था ही नहीं, सभी लोग समान थे, इस कारण से ऐसी व्यवस्था पाई गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पे एक शासक नहीं था बल्कि बहुत सारे अलग अलग राजा थे, और इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए अलग अलग राजा पाए जाते थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे राजा तो था, शासक तो था, लेकिन था सिर्फ एक ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी ईंटों का अनुपात पाया गया है, मृत भांड पाएंगे या फिर बाट या फिर कुछ और चीज़ें पाई गई है, वो सभी एक जैसी है। इस कारण से यहाँ पे कोई एक ही शासक होगा जो इन सारी चीज़ों को चलाता होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सभ्यता का अंत। तो सभ्यता का अंत के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया होगा जिस कारण से वो सहन नहीं कर पाए होंगे और धीरे धीरे उनकी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। कुछ कहते हैं कि वनों की कटाई के कारण ऐसा हो गया होगा, और कुछ कईयों का कहना है कि ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी जिस कारण से सब कुछ डूब गया होगा, तहस नहस हो गया होगा। कुछ कहते हैं भूकंप आ गया होगा जिस कारण से झटके लगे होंगे और सब कुछ खराब हो गया होगा। मतलब कहीं कोई कहता है सूखा पड़ा होगा, कोई कहता है भूमि अत्यधिक उपयोग के कारण बंजर हो गई होगी। मतलब बहुत सारी कहने की बातें हैं कि ऐसा हुआ होगा जिस कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कारण से सारी सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं कहूँ कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, तो अब ये सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। अब इतने बड़े क्षेत्र में एक ही कारण से इस सभ्यता का अंत हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इसमें अलग अलग कारण रहा होगा, मतलब कहीं बाढ़ आई होगी, कहीं सूखा आया होगा, कहीं भूकंप आया होगा, इस कारण से सभ्यता का अंत हो सकता है। लेकिन किसी एक कारण विशेष से हम कह दें कि सभ्यता का अंत हो गया तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं सा लगता है। फिर उसके बाद में आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था, हड़प्पा था। इस कारण से इस सभ्यता का क्या नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये जो सभ्यता है बहुत बड़ी सभ्यता है और सुनियोजित सभ्यता है, और ये सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। और इस सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, यहाँ पे हड़प्पा नामक स्थान पे रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी जिस कारण से वहाँ पे बड़ी बड़ी ईंटें मिली, और कुछ लोग वहाँ से ईंटें उठाकर ले गए जिस कारण से बहुत सारे शख्स या गायब हो गए, यानी लोग ईंटें वगैरह उठा के ले गए। तो अब बहुत सारी जानकारी हमें उसके बारे में नहीं मिल पाई, और इसी प्रकार से आगे चलते चलते इस सभ्यता की खोज में और ज़्यादा वृद्धि होने लगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कलिंगम का भ्रम। तो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, उसका नाम है कलिंगम। कौन था, कलिंगम का पूरा नाम क्या था? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कलिंगम का पूरा नाम अलेक्जेंडर कलिंगम था। यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा गया है कि उसका पूरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर कलिंगम। अब आप पूछेंगे कि ये कौन थे, तो मैं इसके बारे में भी बताया गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कलिंगम थे, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो वो होंगे अलेक्जेंडर कलिंगम। तो इसके बाद में इन्हें एक भ्रम हो गया था, इनके दिमाग में एक बात आ गई थी
तो उस कारण से इनके जो भ्रम था, इसे कलिंगम का भ्रम के नाम से जाना जाता है और इसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो अलेक्जेंडर कलिंगम है, ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कलिंगम। अब ये क्या चीज़ पसंद करते थे? ये पसंद करते थे लिखित स्रोतों की जानकारी पाना। ये दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते थे। ये ध्यान किस पे देते थे? कोई किसी लिखित स्रोत पे ये ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। और इन्हें ये लगता था कि जो भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के पनपने के बाद से हुआ है, इससे पहले के उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और कोई अंग्रेज है, उन्होंने कलिंगम को क्या दिया? एक हड़प्पाई मोहर दी और उनसे पूछा कि ये मोहर कितनी पुरानी है। अब कलिंगम को ये तो नहीं पता था कि ये मोहर कितनी पुरानी है। उन्होंने ये सोचा कि जो भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? गंगा घाटी से हुआ है। इस कारण से मोहर भी उसी टाइम की होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया ये मोहर उस टाइम की है। लेकिन उनका ये जवाब बिल्कुल ही गलत था। ये मोहर उनकी सोच से भी ज़्यादा पुरानी थी, यानी ये गंगा घाटी के वाले टाइम से भी ज़्यादा पुरानी मोहर थी। और ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इससे पहले भी यहाँ पे कोई सभ्यता पाई जाती होगी। इसे ही कलिंगम के भ्रम के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब हुआ क्या, बाद में जो दयाराम साहनी है, उन्होंने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। अब जो मोहरे खोज निकाली तो वहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे पहले कोई चीज़ प्राचीन चीज़ पाई गई, तो पता लगा यहाँ पे कोई लोग रहते थे, इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद में क्या हुआ, जो रखालदास बनर्जी है, उन्होंने मोहनजोदड़ो में मोहर खोज निकाली। अब जो हड़प्पा में मोहर थी और मोहनजोदड़ो में मोहर थी, वो दोनों इक्वल थी एक दूसरे के, यानी वो दोनों सेम मोहर थी, उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं था। तो ये पता चला उनको कि जो हड़प्पा में जो सभ्यता पाई गई थी वो ही मोहनजोदड़ो में सभ्यता पाई गई। अब इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि जो ये जो सभ्यता थी ये एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके बारे में उन्हें जानकारी होगी। फिर हुआ क्या, 1924 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी एक सभ्यता है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसी टाइप से जो सिंधु घाटी सभ्यता भी पाई गई है। और इसके बाद में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आप इमेज देखिए, इसमें आपको मैं बता देती हूँ, इसमें एक होता है क्षेत्रीय विन्यास टाइप करके होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक तो एक समान क्षेत्रीय होता है, जिसमें जैसे कि यहाँ से इस टाइप से हॉरिजेंटल टाइप से खोज वगैरह की जाती है, और दूसरा होता है विन्यास टाइप से खोज की जाती है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे परतें पाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा कि परतें पाई जाती है, ये पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब जो सबसे ऊपर वाली परत पे कोई चीज़ पाई गई वो उतनी ही नई होगी, और जो सबसे नीचे वाली परत में कोई चीज़ पाई गई वो उतनी ही पुरानी होगी, उतनी ही प्राचीन होगी। तो अब क्या हुआ है, इसे ही विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो अब जो सबसे ऊपर वाली जो चीज़ पाई गई, सबसे ऊपरी स्तर पर जो चीज़ पाई गई है वो कौन सी चीज़ है? नई चीज़ है। और जो सबसे नीचे की स्तर पर चीज़ पाई गई है वो उतनी ही पुरानी है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये धरती की सतह है, यहाँ पे कोई चीज़ पाई गई, अब यहाँ पे मिट्टी डली या फिर सड़क वगैरह कुछ भी हुआ तो इस कारण से ये इतनी ऊंची होगी, थोड़े टाइम बाद में कुछ और हुआ फिर ये इतनी ऊंची होगी, थोड़े टाइम बाद में इतनी ऊंची होगी, यानी इसमें इतना गैप आ गया। अब जो सबसे नई चीज़ है, जो सबसे नवीन चीज़ है वो कहाँ पाई जाएगी? ऊपर की सतह में पाई जाएगी, और जो सबसे पुरानी चीज़ है वो नीचे की सतह पे पाई जाएगी। तो इसी टाइप से ये विन्यास होता है।
ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि जो ये जॉन मार्शल थे, ये इसके बारे में मतलब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। अब ये जो कलिंगम है, कलिंगम की तरह ही क्या करते थे, आकर्षक चीज़ों की में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, लेकिन जो दैनिक जीवन में भी उन्हें जो चीज़ मिलती थी उससे भी ये संतुष्ट हो जाते थे, उससे भी उन्हें उत्सुकता होती थी। अब ये मैंने आपको बताया कि स्तर विन्यास को तो ये अनदेखा करते थे, यानी जितनी गहराई में जो चीज़ होगी वो उतनी पुरानी होगी और जितनी ऊपर जो चीज़ होगी वो उतनी नहीं होगी, इसको वो क्या करते थे, अनदेखा करते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षेत्रीय इकाई के साथ उत्खनन करने का प्रयास किया, यानी हॉरिजॉन्टल रूप से इन्होंने उत्खनन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कोई क्षेत्र है, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, उन्होंने इस टाइप से ऐसे खोदना स्टार्ट कर दिया। और वो क्या करते थे, कोई चीज़ है, मतलब ये स्तर है, कोई चीज़ यहाँ मिली है, एक चीज़ यहाँ मिली है और तीसरी चीज़ यहाँ मिली है, अब तीनों को एक ही वो कालखंड में रख देते थे। अब ये इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि तीनों चीज़ों को एक ही कालखंड में रख रहे थे और वो बिल्कुल भी स्तर विन्यास का यूज़ नहीं कर रहे थे, स्तर विन्यास को एक टाइप से अनदेखा कर रहे थे। तो बहुत सारी जो जानकारी थी वो इसी में लुप्त हो गई। फिर उसके बाद में आते हैं 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, R.E.M. व्हीलर बने। अब R.E.M. व्हीलर ने क्या किया, इस समस्या का निदान किया। निदान किस तरह से किया, उन्होंने जो क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन हो रहा था ना, मतलब इस टाइप से उत्खनन हो रहा था, उसको बंद करवाया और स्टार्ट क्या करवाया, उन्होंने स्तरीय विन्यास के साथ उत्खनन कराना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली और पता लगाया गया कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हो गया और उसके दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो तो पाकिस्तान में चले गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये तो पाकिस्तान में चले गए। भारत में कुछ क्षेत्र रह गए, जैसे कि कालीबंगन है जो राजस्थान में है, लोथल है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा, ये सारे क्षेत्र कहाँ है, भारत में स्थित है। जिस कारण से कुछ जानकारियाँ पाकिस्तान में रह गई और कुछ जानकारियाँ कहाँ रह गई, भारत वाले क्षेत्र में रह गई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है खोजों का वर्गीकरण। तो जो खोज होती है उनका भी वर्गीकरण किया जाता है। पहली जो पद्धति है वो सामान्य सिद्धांत है, जैसे कि कोई पत्थर है, मिट्टी हो गई, धातु हो गया, या फिर अस्थि हो गई, या फिर हाथी दांत हो गया। फिर जो दूसरी है वो थोड़ी जटिल है, वो थोड़ी हार्ड है। अब उसमें क्या किया जाता है, उसमें वस्तु की उपयोगिता का आधार देखा जाता है कि वस्तु की किस प्रकार से उपयोगिता थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझे, मतलब हड़प्पा में एक वस्तु मिली, अब वो ये देखेंगे इस वस्तु का यूज़ किस लिए किया जाता था, क्या इस वस्तु का यूज़ औजार के लिए किया जाता था, या इस वस्तु का यूज़ आभूषण वगैरह के लिए किया जाता था, या फिर इन दोनों में से किसी में नहीं किया जाता था। इस वस्तु का यूज़ किस लिए किया जाता था, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती थी। और फिर उसमें जो उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है वो ये भी देखते थे, किसी घर से प्राप्त हुई है, नाले में मिली है, कब्र में मिली है, या फिर भट्टी में मिली है। इस चीज़ से भी उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। और कई बार उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों की भी जानकारी लेनी पड़ती थी। अब इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का किस प्रकार का पहनावा था, ये तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत सा मतलब जो कपड़े होते हैं वो तो इतने हजारों वर्षों बाद में कहाँ बचे रहेंगे, वो तो सड़ गल जाएंगे। इस कारण से इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पता लगा सकते हैं। अप्रत्यक्ष साक्ष्य किस प्रकार से होगा, मूर्तियों का किस प्रकार का पहनावा है, इस कारण से हम पता लगा लेंगे कि वहाँ का किस प्रकार का पहनावा था। और उससे पहले का जो पॉइंट है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 5000 साल बाद में भी थोड़ी बदलती है, ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि मृत भांड हो गई, जैसे पकी हुई मिट्टी हो गई, वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। कोई औजार हो गया, आभूषण हो गया, ये इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है, सुरक्षित रहती है।
सड़ती गलती नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है जैसे कि चमड़ा हो गया, कपास हो गया, लकड़ी हो गई, सरकंडे हो गए या फिर कपड़े हो गए, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें सड़ती गलती जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। इस कारण से बहुत सारी जानकारियों से हम अछूते रह जाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हमें नहीं मिल पाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है व्याख्या की समस्या। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे धर्म से किस प्रकार से रिलेट थे, मतलब किन किन चीज़ों की पूजा किया करते थे, वो धार्मिक थे या फिर मतलब आस्तिक थे या नास्तिक थे, इसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हड़प्पा का क्षेत्र है वहाँ पे एक नारी की मूर्ति मिली है जो जहाँ जिसमें बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं, और इस जो नारी की जो मूर्ति मिली है उसे मातृदेवी के नाम की संज्ञा दी गई है, यानी उसे मातृदेवी कहा गया है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक नर की भी मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा के नाम से पुकारा गया, मतलब पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। मतलब इसमें नारी की भी मिली है, नर की भी मिली है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं उसमें अनुष्ठान का दृश्य दिखाया गया है। और कुछ मोहरों पे क्या है, पेड़ पौधों की को उकेरा गया है, पेड़ पौधों की आकृति बनाई गई है। इससे हम सोच सकते हैं कि वो वहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करने में विश्वास रखते थे। लेकिन कई स्थानों पर क्या हुआ है कि जानवरों की भी तस्वीर मिली है, जिस कारण से हम सोच सकते हैं कि वो जानवरों का शिकार वगैरह करते थे या फिर जानवरों को पालते थे, हम कुछ भी सोच सकते हैं। और कुछ मोहरें ऐसी में मिली है जिसमें एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इमेज भी दी गई है। ये जो है ये योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके आसपास में बहुत सारे जानवर हैं, और इसे आद्य शिव के नाम से पुकारा गया है, और इसका हिंदू धर्म के साथ में भी जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे जो योग करते की तस्वीर मिली है, इस कारण से इसे हिंदू जो धर्म है उसके साथ में रिलेट किया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी देखना बाकी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें मिल गई है। तो इस टाइप से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।